हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी कोर्स ए 2025-26 का सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तीसरा सैम्पल पेपर ये हमारा है, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 5 है, उसमें से 4 ही करना है। रचना के आधार पर वाक का भेद बताना है। पहला है आपका, ये दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। ये आपका है, इसमें आपको पहचानना क्या करना है, सरल वाक में बदलनी है। ये वाक दिया गया है, इसको आपको सरल वाक में परिवर्तित करना है। सरल वाक में परिवर्तित करते समय स्टूडेंट, जो हमारा नियम है कि उस वाक में एक ही उद्देश्य होना चाहिए और एक ही विधेय होना चाहिए, यानी एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इसको कैसे बदलेंगे। उनके दिल्ली में बीमार होने का पता नहीं चला। देखिए यहाँ पे उनके दिल्ली में होने का बीमार होने का पता नहीं चला। अब यहाँ पे देखिए और वगैरह ये सारे सब जो सब आए हैं सबको हमने हटा दिया, सिर्फ एक ही करता है और एक ही क्रिया है। तो इस तरह ये हमारा सरल वाक्य में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उनके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। हमको इसमें परिवर्तित करना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, तो स्टूडेंट संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय हमको इसका नियम याद रखना पड़ेगा। क्या नियम है, इसमें 2 उपवाक होते हैं और वो योजक पदों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। जो योजक पद होते हैं हमारे, वो देखिए और होता है, अथवा होता है, या होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, इसलिए होता है। इन सारे शब्दों को हम योजक पद कहते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से 2 उपवाक जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसको बदलेंगे। उनके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। अब यहाँ पे देखिए, उनके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली, ये एक उपवाक हो गया, और दूसरा उपवाक है नारे लगाने लगी। इन दोनों ही उपवाकों को हमने और जो योजक पद है उसके माध्यम से इसको जोड़ा था। इस प्रकार ये हमारा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। पिताजी को एहसास नहीं था कि दोनों का रास्ता टकराव का है। ठीक है, एक वाक्य हम किसमें बदलना है, इसमें हमको क्या प्रश्न किया जा रहा है, आश्रित उपवाक छांटकर उनका भेद भी लिखिए। यानी कि आश्रित उपवाक, इन वाक्य में से आपको आश्रित उपवाक कौन सा है उसको आपको छांटना है, क्योंकि यहाँ पे 2 उपवाक है, उसको छांटना है और वो किस प्रकार का है उसका भेद भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आश्रित उपवाक को हम पहचानेंगे कैसे। इस वाक्य में हमारा कौन सा आश्रित उपवाक है। स्टूडेंट, हमको पता है जो आश्रित उपवाक है वो मिश्रित वाक्य का ही भेद है। मिश्रित वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक और दूसरा ये आश्रित उपवाक। ठीक है, ये दोनों ही उपवाक मिश्रित उपवाक के ही भेद है। मिश्रित उपवाक में हमने पढ़ा था, मिश्रित वाक्य में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ज की यदि। ठीक है, ज की यदि, इस फॉर्मूला को पढ़ा, तो इसी के आधार पे हम छाटेंगे कि हमारा आश्रित उपवाक कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पूरे इस वाक्य में कि पिताजी को एहसास नहीं था कि दोनों का रास्ता टकराव का है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों उपवाक में ये की से जुड़ा हुआ है ना, एहसास नहीं था कि दोनों का रास्ता टकराव का है। तो यहाँ पे जो की है, तो की वाले जो उपवाक होंगे आपके, वही हमारा आश्रित उपवाक हो जाएगा। यानी कि दोनों का रास्ता टकराव का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आश्रित उपवाक हो जाएगा। यही इसकी पहचान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उसका भेद लिखिए। अब आश्रित उपवाक के भी 3 भेद होते हैं ना। पहला उपवाक है आपका संज्ञा उपवाक, दूसरा आपका विशेषण उपवाक और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक। ये 3 भेद हैं, तो इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा है दोनों का रास्ता टकराव भरा था, ये हमारा आश्रित उपवाक है, और ये जो उपवाक है ये हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक है। ये हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक है। अब इसकी भी हम पहचान कर लेते हैं कि ये संज्ञा उपवाक कैसे है, क्योंकि हमको पूछा जाएगा तो हमको समझना पड़ेगा कि संज्ञा उपवाक कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा उपवाक में होता है स्टूडेंट कि जो हमारा उपवाक होता है, वो वाक होता है, वो की, जो की हमारा है मिश्रित वाक का, ये जो की है हमारा, इस की से ही जुड़ा हुआ होता है। संज्ञा उपवाक को हम पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि वो उपवाक ये की के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा। अगर वो की के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो संज्ञा उपवाक है, तो आप उसमें उसको संज्ञा उपवाक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में एक चीज़ और आपको समझना होगा स्टूडेंट, कि जब संज्ञा उपवाक है, हमने ये पूरा जो उपवाक पढ़ा है, पिताजी को एहसास नहीं था कि दोनों का रास्ता टकराव भरा है। ठीक है, जब हमने इस उपवाक को पढ़ा था, इस उपवाक में हम देखते हैं कि इस उपवाक में हमारा इस पूरे वाक्य में सी, इसीलिए जो है, इसीलिए कहीं नहीं है। ठीक है, ये इसलिए जो शब्द है हमारा इस पूरे उपवाक में कहीं नहीं है। तो ठीक है, जब किसी उपवाक में इसीलिए शब्द नहीं होता है और वो की से जुड़ा हुआ होता है, तो वो हमारा संज्ञा उपवाक होगा। जैसे ही इस वाक्य में इसीलिए कहीं आ जाए, इधर उधर कहीं इसीलिए आ जाए, तो हमारा वो संज्ञा उपवाक नहीं होगा। ठीक है, ये इसका एक विशेष नियम है, क्योंकि वहाँ पे वो जो इसलिए शब्द है, जो शब्द इसलिए है, उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना होगा कि उस उपवाक में संज्ञा आश्रित उपवाक में इसीलिए शब्द नहीं होना चाहिए और वो की से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बस ये 2 नियम है संज्ञा उपवाक को पहचानने का। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। यह हमारा है वाक्य, झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता। आपको इसमें बदलना है, मिश्रित वाक्य में बदलना है। मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए हमने पढ़ा है ज की यदि, इस फॉर्मूला को पढ़ा है, इस फॉर्मूला को हमने पढ़ा है। ज में देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ज में है सभी ज वाले रूप आते हैं। ज वाले रूप यानी कि आपके हो गए ज, जो, जिसके लिए, जिसमें, जिससे, जिन्हें, जिनसे,
ठीक है, ये सारे जितने ज वाले रूपा होते हैं वो ज में आते हैं। और की में जो आपका होता है की, क्योंकि और ताकि, ये 3 शब्द आएंगे। और यदि वाले में आपके सारे जोड़े वाले शब्द आएंगे, जैसे ही डैश 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 वैसे ही, चूंकि डैश 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 इसीलिए, यदि डैश 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 तो, अगर डैश 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 तो, तदापि डैश 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 यदापि, जबकि डैश 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 फिर भी। ये जितने भी जोड़े वाले शब्द होते हैं वो आपके इसमें यदि वाले में आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम बदलते हैं, इस वाक्य को। जो झूठ बोलता है उन पर कोई विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए हमने जो जोड़ा, ज वाले रूपों से जोड़ा हमने, जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता। इस तरह हमारा क्या होगा, ये मिश्रित वाक्य में परिवर्तित हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। अब इसको बदलना है, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्टूडेंट की मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। इसमें देखिए इस पूरे वाक्य में लेकिन शब्द जुड़ा हुआ है, ये हमारा एक उपवाक हो गया। और उस पर चश्मा असली था, ये हमारा दूसरा उपवाक हो गया। और दोनों उपवाक हुआ, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त उपवाक। क्योंकि संयुक्त उपवाक में हमारे यही सारे आते हैं, कौन कौन से, और, किंतु, पर, लेकिन, तो ये सारे शब्द आते हैं जिसको योजक पद बोलते हैं, वही हमारा ये है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें से वही है, 5 है, 5 में से आपको 4 ही लिखना है। सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। ठीक है, ये आपका वाक्य है, इसमें आपको कर्मवाची में परिवर्तित करना है। अब कर्मवाची में परिवर्तित करते समय स्टूडेंट हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें, इस वाक्य में कर्म की ही प्रधानता होती है, और साथ साथ इसमें जो क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्म पर ही पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ कर्म पर पड़ेगा। जो भी क्रिया का प्रभाव होगा वो कर्म पर ही पड़ेगा। साथ में इसमें ये भी होता है कि क्रिया में जो है वो लिंग और वचन के क्रिया होगा, वो भी लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। कर्म के अनुसार हमारी क्रिया परिवर्तित होती है। और इसमें एक और आपको समझना होगा कि इसमें जो कर्ता होता है, बदलते समय कर्ता के साथ हमको क्या जोड़ते हैं, से, द्वारा और के द्वारा। ठीक है, इसके माध्यम से हम जोड़ करके इसको परिवर्तित करते हैं। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, सफ़र का वक्त काटने के लिए ही उनके द्वारा, अब यहाँ पे देखिए द्वारा लगा हुआ है, द्वारा खीरे खरीदे गए होंगे, खीरे खरीदे गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने द्वारा से जोड़ा और यहाँ पे हमारी जो क्रिया हो गई वो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पुतहू ने आग दी। इसको हमको कर्मवाची में ही परिवर्तित करना, तो वही कर्मवाची में परिवर्तित करना है जैसे हमने ऊपर में किया। तो इसमें भी कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जुड़ा होता है, और सेम वही नियम होगा। तो हम इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, पुतहू द्वारा आग दी गई। अब यहाँ पे देखिए आग द्वारा, ठीक है, द्वारा आग दी गई, यहाँ पे हमारी ये क्या हो गई, क्रिया परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हलदार साहब नहीं रुके। ठीक है, इसको हमको भाववाची में परिवर्तित करना है। अब यहाँ पे भाववाची में परिवर्तित करते समय स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ये इस वाक्य में कर्ता और जो कर्म होता है उसका कोई उतना प्रभाव नहीं होता, कोई इतना महत्व नहीं होता। इसमें महत्व होती है, इसमें प्रधानता होती है सिर्फ भाव की। ठीक है, भाव की प्रधानता होती है, और साथ ही साथ इसमें जो कर्ता के साथ हम इसमें से या फिर द्वारा ये हम जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान में रखना होगा कि इसके जो भाव हैं वो भाव प्रधान ही होने चाहिए वाक्य। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको कैसे परिवर्तित किया, हलदार साहब से नहीं रुका गया, से नहीं रुका गया, हमारा भाव वही है। ठीक है, बस हमने क्या किया, हमने इसमें कर्ता के साथ से जोड़ा और हमारी उसी के अनुसार क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जीप कस्बा छोड़ के आगे बढ़ गई। अब इसमें हमको वाच पहचान कर भेद बताना है। ठीक है, तो हमारे 3 ही वाच होते हैं, कर्म, कृत और भाव। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या होगा, ये कृतवाच हो जाएगा। क्यों कृतवाच हो जाएगा, क्योंकि कृतवाच में है स्टूडेंट कि, अब इसमें देखिए जो वाक्य होता है वो हमारा मुक्त कर्ता ही प्रधान होता है, और उसकी जो क्रिया होती है उसका सीधा प्रभाव जो है या सीधा संबंध जो है वो कर्ता से ही होता है। ठीक है, कर्ता इसमें प्रमुख होता है। ठीक है, उसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना होगी, जो क्रिया है वो क्रिया जो है, क्रिया के जो लिंग है या जो फिर वचन है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे। और दूसरा नियम क्या है इसमें कि कर्ता के साथ इसमें ने जो विभक्ति है, ने विभक्ति जुड़ भी सकती है और नहीं भी जुड़ सकती है। वो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे, जब वाक्य पढ़ेंगे तब हमको समझ में। तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा कृतवाच है, क्योंकि इस वाक्य में जो कर्ता और जो हमारा क्रिया है उसका सीधा संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच में क्रिया सदैव किस प्रकार की होगी, तो कर्मवाच में क्रिया हमारी हमेशा सकर्मक ही होगी। ठीक है, सकर्मक ही होगी। क्यों सकर्मक होगी, ये जो हमारा क्रिया है उसके 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो कर्मवाच, क्योंकि कर्मवाच में हमेशा कर्म की ही प्रधानता होती है, इसीलिए वो हमेशा सकर्मक ही होगा, क्योंकि सकर्मक में भी वो कर्म के साथ ही आपके वाक्य होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी क्रिया क्या होगी, ये हमारी क्रिया हमेशा सकर्मक ही होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का पद परिचय दीजिए। आपको वही पद परिचय देना।
अब पद परिचय मतलब क्या होता है, कोई एक पद है जिसके नीचे अंडरलाइन होती है, उस पद का आपको परिचय देना है। परिचय कैसे देंगे, उसको बताना है वो किस प्रकार का है, पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है। अगर संज्ञा है तो किस प्रकार का संज्ञा है, सर्वनाम है तो किस प्रकार का है, उसका भेद बताना पड़ेगा। विशेषण है तो किस प्रकार का है, क्रिया है तो किस प्रकार की, अगर उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, अगर उसका उसमें काल आ रहा है तो उसको काल भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह उस पद का आपको परिचय देना पड़ेगा। पहला है हमारा वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे। खरीदे होंगे में हमारा अंडरलाइन है, यानी कि इस पद का हमको परिचय देना। तो ये पद को हम परिचय कैसे देंगे, जैसे खरीदे होंगे तो ये एक तरह से क्या होगी, हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। ये हमारी क्रिया होगी, उसमें भी हमारा किस प्रकार का क्रिया होगी, कर्म के साथ है, यानी कि सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या बताएंगे, खरीदे होंगे पुल्लिंग हमको समझ में आ रहा है, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया। और ये हमारा बहुवचन होंगे, खरीदे होंगे मतलब कि एक से ज़्यादा संख्या में खरीदे होंगे, तो ये हमारा बहुवचन हो गया। अब इस काल को हम जब पढ़ते हैं, काल हमको बताना है काल, तो इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि खरीदे होंगे यानी कि भूतकाल बता रहा है, तो यहाँ पे हम भूतकाल लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कर्म क्या है, तो खीरा, यानी खीरा खरीदने का कर्म कर रहे हैं, तो इस प्रकार हमने इसका ये भी कर्म का भी परिचय दे दिया। तो इस प्रकार हमको इस पद का परिचय देना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ठंडी पुरवैया चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे ठंडी पद का परिचय देना, तो ठंडी किस प्रकार का, ये हमारा क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, तो हमने विशेषण लिख दिया, ठीक है। और उसमें भी किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका गुण बता रहा है कि बहुत ठंडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गुणवाचक हो गया, ठीक है, ये हम दे देंगे। अब ठंडी शब्द क्या है, वो स्त्रीलिंग है, तो हमने वो भी दे दिया, ठीक है। ठंडी एक वचन लग रहा है हमको, एक वचन दिया, और ये ठंडी है तो किसका, यानी कि पुरवैया का वो क्या है, विशेषण है, विशेषता का विशेषण बता रहा है, तो इस प्रकार हम इसका पद परिचय दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर पद है, तो इसी में आपको परिचय बताना है। तो अब यहाँ पे हम कैसे परिचय बताएंगे, तो मंदिर क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा वो उसमें भी किस प्रकार की संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद ये मंदिर जो है पुल्लिंग है, तो हमने वो लिख दिया। ये हमारा एक वचन का है, तो हमने ये एक वचन लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज विज्ञान में परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति ही है, ठीक है। आपको विज्ञान में बताना है, विज्ञान का आपको परिचय बताना है। तो विज्ञान क्या हो गया, ये हमारा संज्ञा हो गया, उसमें भी किस प्रकार की संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, और ये हमारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा मैंने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने शब्द में हमको परिचय देना, तो मैंने क्या हो गया, एक तरह से हमारा सर्वनाम हो गया, ठीक है। अगर आप इसका सर्वनाम का भेद, क्योंकि बहुत सारे भेद है, तो इसका भेद आप बताना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, उत्तम पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने जो है ये हमारा शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, तो हमने यहाँ पे पुल्लिंग लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस वाक्य में हमारा लड़की स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, क्योंकि मैंने शब्द ये हमारा स्त्रीलिंग में भी आता है, पुल्लिंग में भी आता है। तो आप यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग भी लिखते हैं तो सही होगा, क्योंकि ये वाक्य से हमको पता चल रहा है कि कोई किसी स्त्री के बारे कोई स्त्री ही है। यहाँ पे मैंने का अर्थ किसी स्त्री से ही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने जो शब्द है वो एक वचन है, अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस शब्द का, तो वो एक वचन है। अब यहाँ पे मैंने सब जो है वो कर्ता कारक है, तो अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कर्ता कारक है, ठीक है। स्टूडेंट इस तरह हमारा पद परिचय का ये क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पद परिचय देते समय ये एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये इसमें आप डीपली मत डूबिए कि बहुत सारा हम उसका परिचय दे रहे हैं, 4-5 काफ़ी है, इतना परिचय आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देश के अनुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित का पंक्तियों में अलंकार पहचान के लिखिए। आपको इसी अलंकार से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें पहला है रे सेठ सुनहु सुबाहु ना मोरा। अब यहाँ पे देखिए सुबाहु मतलब होता है कि हजार भुजाओं वाला, ठीक है। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्ति जो है वो रामचरितमानस से ली गई है, जिसमें राम जी के का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे है आपको बताया गया इस वाक्य का जो मैं थोड़ा सा भाव बता देती हूँ। इसमें राम जी की शक्ति की को जो राम जी की शक्ति है उसको सीधे जो हजार भुजाओं वाले हैं उसके साथ जोड़ा गया, यानी कि इस पंक्ति में राम जी की जो असीमित शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनकी जो हजार भुजाओं वाला इनको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार का कुछ इस पंक्ति का भाव है। तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं यहाँ पे ये रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक है। मतलब समान गुणों के आधार पर इसकी तुलना की जाए, यानी कि उपमेय में उपमान का, ठीक है। तो इस तरह हजार भुजा वाले से के साथ इसको जोड़ा गया है, श्री राम जी को उनको हजार भुजाओं वाला दर्शाया गया। इस दृष्टिकोण से ये रूपक अलंकार आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिल बादल बने आंसू बहने लगे। अब इस पंक्ति को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जिससे कि अलंकार बताने में हमको आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दिल को जो है बादल के रूप में दर्शाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो दिल को बादल के रूप में बताया गया है, ठीक है। और उसमें क्या बोले कि जो भावनाएं हैं वो बादल का रूप बन करके बरस रही हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो दिल बादल बन, यानी कि जो हमारा दिल है वो एकदम बादल के रूप में, और जब उसको दुखी महसूस हो रहा है तो वो जो बादल हैं वो आंसू के रूप में बरस रहे हैं। जिस प्रकार बादल खूब घनघोर बरसते हैं, उसी प्रकार आंखों से आंसू भी वैसे ही बरस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है, यानी कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ये एक तरह से समझा जाए अतिशयोक्ति हो गई कि आंसू इतना ज़्यादा बरस रहे हैं जिस तरह की बादल बरस रहे हैं।
यानी कि किसी भी जब किसी भी वाक्य को बड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया जाता है तो वहाँ पे हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। यहाँ पे आप रूपक अलंकार भी बना सकते हैं या लिख सकते हैं। यहाँ पे ये रूपक अलंकार भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी तुलना की जा रही है। यानी कि हमारा दिल बादल बन गया है, ठीक है, दिल को एकदम से बादल समझ लिया गया है और वो जिस प्रकार बारिश जो है वो खूब ज़्यादा बरस रही है उसी प्रकार हमारे आंसू भी उसी तरफ बरस रहे हैं। तो यहाँ पे भी तुलना हो रही है, उपमेय में उपमान हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रूपक अलंकार लिखते हैं तब भी हमारा ये आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। ठीक है, अब इस थोड़ा सा इस पंक्ति को समझते हैं। देखिए हम समझ लेते हैं। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि कहीं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी कि कवि का कोई मित्र है, कोई दोस्त है या मित्र है, उसको वो अपनी आत्मकथा यानी कि अपने गुण के बारे में, अपगुण के बारे में जो कुछ भी वो बताते हैं, वो कहीं उसका दोस्त जो है वो बाहर जा करके इसकी मजाक ना बनाता हो, उसको उसकी जो आत्मकथा यानी कि उसके जो गुण है, अपगुण हो, उसकी वजह से वो कहीं लोगों को मजाक का पात्र नहीं कभी बन रहे हैं लोगों के बीच में। एक भाव तो ये दे रहा है और एक भाव ये भी दे रहा है यहाँ पे कि कवि जो है वो अपने आप को कम आंक रहे हैं, यानी कि सामने वाले से वो अपने आप को कम आंक रहे हैं, यानी वो सामने वाले से वो अपनी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरे जो गुण है, मेरे जो दोष है वो मुझ में कम है और सामने वाले की ज़्यादा है। तो वो इसी बात को अपने मित्र के साथ बात कर रहे हैं या फिर ऐसा समझ रहे हैं या कुछ ऐसे समझा रहे हैं या फिर इस तरह वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमारा ये क्या उपेक्षित अलंकार है, क्योंकि इस अलंकार में भी उपमेय में उपमान होता है, यानी किसी से तुलना की जाती है। और ये जो अलंकार होता है वो कल्पना और संभावना का ही अलंकार होता है। इसमें हम मान लेते हैं कि वही है, शायद वही करने वाला, यानी कि यहाँ पे है ना, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी कि वो कल्पना कर रहे हैं, वो संभावना व्यक्त करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा उपेक्षित अलंकार हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लेने लेने वे घने चने क्या बने बने इतलाते हो, होले होले होली होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हो। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस जो काव्य पंक्तियाँ हैं, जो काव्य रचना है, इसमें हम देखते हैं घने चने यानी कि प्राकृतिक हैं उनको मानव के जैसे यानी इंसानों के जैसे चेष्टा करते हुए दिखाई, यानी कि जिस तरह इंसान जो है गाते हैं, बजाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार कभी जैसी कल्पना कर रहे हैं। या ऐसा इस पंक्ति का भाव है कि वो जो प्राकृतिक है जो वो मानव के जैसे गा रहे हैं, जैसे ताल बजाना, जैसे यहाँ गागा घुंघरू पर ताल बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, नाच रहे हैं, ठीक है, ये ताल बजा रहे हैं। तो इस तरह के हाव भाव आ रहे हैं, यानी कि वो इस तरह की इस पंक्ति का भाव आ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं ये मानवीयकरण अलंकार है, यानी कि यहाँ पे प्रकृति को मानवीय चेष्टाओं में दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक अलंकार और हो सकता है स्टूडेंट। आप यहाँ पे इस जब पंक्ति को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हर वर्ण, यहाँ पे देखिए ल, ठीक है, ने बने बने, ये सारे जो आप देख रहे हैं वर्ण, होले होले, गा, ठीक है, ये सब में क्या है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से आप यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में ही एक वर्ण जो है अगर कई बार आते हैं उस पंक्तियाँ में तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार लग जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट है मुख गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर। अब यहाँ पे देखिए मुख गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, यहाँ पे जो है गायक की जो भारी स्वर है, यानी कि जो उसकी आवाज़ है भारी स्वर, उसकी तुलना चट्टान के जैसे की गई है। उसकी तुलना किसके जैसे की है, चट्टान के जैसे की है। यहाँ पे जैसे शब्द भी आया है, तो यहाँ पे जो जैसे शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है तो ये बताता है इसके समान है, उसके समान है, उसके जैसा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। तो उपमा अलंकार में भी क्या होती है, वो दोनों के बीच में तुलना की जाती है, दो वस्तुओं के बीच में उसकी तुलना की जाती है। तो यानी कि चट्टान कैसे होता है, भारी होता है, कठोर होता है, उसी प्रकार गाय का जो स्वर है उसी प्रकार का। तो इस प्रकार यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उपमा अलंकार में एक और हम देखते हैं कि वहाँ पे योजक चिन्ह होता है इस तरह का, लेकिन इस वाक्य इस जो हमारा एक ही दिया गया पंक्ति इसमें नहीं है। इसकी और पंक्ति जब होगी दूसरी तीसरी तो हो सकता है उसमें हो। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हमारा सैम्पल पेपर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए।